नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स हैं और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाए हैं वो फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत की तीसरी यूनिट के बनाए हैं और समाजशास्त्र विभाग के जो दूसरे प्रोफेसर हैं वो भी अलग अलग यूनिट्स के वीडियो बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उनको नियमित रूप से देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आज हम बी पार्ट फर्स्ट का जो सेकंड पेपर है भारतीय समाज, उसकी तीसरी यूनिट का टॉपिक पढ़ रहे हैं क्योंकि पहली और दूसरी यूनिट हैं उसके वीडियो दूसरे साथी दूसरे प्रोफेसर्स हैं वो बना रहे हैं, शेयर कर रहे हैं आपके साथ। तो तीसरी यूनिट का आज जो हमने टॉपिक लिया है वह है भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन। डियर स्टूडेंट्स, जो सेकंड पेपर है भारतीय समाज, उसमें हम भारतीय समाज की जो मूलभूत विशेषताएं हैं, भारतीय सामाजिक व्यवस्था है, जाति है, धर्म है, संयुक्त परिवार है, विवाह है, वर्ण आश्रम पुरुषार्थ है, विविधता में एकता है, इसी तरह जाति वर्ग, भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, इस तरह के टॉपिक्स हैं उनको पढ़ते हैं और इसी में क्रम में तीसरी यूनिट में जो टॉपिक है भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन, उसको हमने आज चुना है और उसको आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि नियोजित सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक नीति और सामाजिक विकास और इनका आपस में संबंध क्या है। डियर स्टूडेंट्स, सामाजिक जो नीति है, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विकास, ये तीनों अंतर संबंधित है। सामाजिक नीति है वो सामाजिक परिवर्तन की दिशा यानी लक्ष्यों को तय करती है और वांछनीय दिशा में जो सामाजिक परिवर्तन हम लाते हैं वही सामाजिक विकास है। तो सामाजिक नीति हमें रास्ता दिखाती है कि किस तरफ बढ़ना है और फिर योजनाबद्ध तरीके से हम सामाजिक परिवर्तन लाते हैं तो हमें सामाजिक विकास के लक्ष्य तक पहुंच जाता है। यानी कि सामाजिक नीति, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विकास तीनों इसी क्रम में अंतर संबंधित हैं। सामाजिक नीति से ही सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत होती है और वो सामाजिक परिवर्तन किस चीज़ का होना है ये सामाजिक नीति तय करती है और अंततः उससे हम सामाजिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना है कि नियोजित सामाजिक परिवर्तन क्या है। इसे किताबों में निर्दिष्ट सामाजिक परिवर्तन भी कहा गया है, निर्देशित सामाजिक परिवर्तन भी कहा गया है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ और लोकतंत्र और गणतंत्र की स्थापना हुई। तो भारत का जो संविधान है उसमें लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये हमारे राष्ट्रीय मूल्य हैं, राष्ट्रीय संवैधानिक मूल्य हैं, संवैधानिक लक्ष्य हैं। इसके अलावा नागरिकों को मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये हमारे सामाजिक और नैतिक संवैधानिक मूल्य हैं। इस तरह के लक्ष्य तय किए गए और विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं और कार्यक्रम, कमजोर वर्गों के उत्थान के कार्यक्रम, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के कार्यक्रम, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के कार्यक्रम, इन सब के माध्यम से आम जनता को शासन में भागीदार भी बनाने का प्रयास किया गया और आम जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाकर उनके बेटरमेंट के प्रयास भी किए गए। तो इन सब का उद्देश्य ये था कि सामाजिक विकास का लक्ष्य अर्जित करना और उसके लिए योजना बनाकर समाज में परिवर्तन लाना। तो हम कह सकते हैं कि जो वांछनीय दिशा में सुनिश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो नियोजित परिवर्तन किया जाता है वही नियोजित सामाजिक परिवर्तन कहलाता है और इसका लक्ष्य है वो सामाजिक विकास है। दूसरे शब्दों में या सरल शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं कि वांछनीय दिशा
यानी कि कुछ लक्ष्य हम तय कर लेते हैं। राष्ट्रीय नीति, राष्ट्र की जो सरकार है, जो शासन व्यवस्था है, वो कुछ लक्ष्य तय करती है, उसी को हम वांछनीय दिशा कहते हैं। जिस दिशा में हमें आगे बढ़ना है, जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, वही वांछनीय दिशा होती है। यानी वांछनीय दिशा अर्थात कुछ सुनिश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो नियोजित परिवर्तन लाया जाता है, योजना बनाकर जो परिवर्तन लाया जाता है, वही नियोजित सामाजिक परिवर्तन है। और इसका जो लक्ष्य है वो सामाजिक विकास है। जाने माने अर्थशास्त्री गुन्नार मेडल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में ये लिखा है कि भारत ने इसके लिए लोकतांत्रिक समाजवाद का मॉडल अपनाया है, और भारत में जो नियोजित सामाजिक परिवर्तन है उसका अगर एक शब्द में उसको परिभाषित करें तो वो सामाजिक विकास है। यानी उसका लक्ष्य सामाजिक विकास सुनिश्चित करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप ये समझ गए हैं कि नियोजित सामाजिक परिवर्तन है, उसको हम निर्दिष्ट सामाजिक परिवर्तन भी बोलते हैं, सामाजिक नियोजन भी बोलते हैं, सोशल प्लानिंग भी बोलते हैं, क्योंकि उसका उद्देश्य नियोजित सामाजिक परिवर्तन लाना है जिससे सामाजिक विकास सुनिश्चित होता है। और यह एक निश्चित योजना के साथ सुनिश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है, जिसमें सीमित संसाधनों के माध्यम से हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, इसलिए इसको हम सामाजिक नियोजन भी कहते हैं। इसलिए इन शब्दों में भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। निर्दिष्ट सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियोजन और नियोजित सामाजिक परिवर्तन में भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। इन सब का एक ही तात्पर्य है। इसको हम निर्दिष्ट सामाजिक परिवर्तन भी कह सकते हैं, निर्दिष्ट सामाजिक परिवर्तन भी कह सकते हैं, और सामाजिक नियोजन भी कह सकते हैं। तो ये नियोजित सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा है। और अब प्रश्न उठता है कि आखिर इस नियोजित सामाजिक परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसके कुछ उद्देश्य हैं, उनको यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। नियोजित जो सामाजिक परिवर्तन है उसका जो पहला उद्देश्य है वह है सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना। हमने देखा है कि लंबे समय तक अंग्रेजों की गुलामी के साथ ही भारत में शोषण और अन्याय की व्यवस्था जड़ जमा चुकी थी, और समाज में कमज़ोर वर्गों के साथ अन्याय हो रहा था। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित वर्ग है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, तो इनके साथ अन्याय होता था, शोषण होता। तो नियोजित सामाजिक परिवर्तन का उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गों का कल्याण करना, उनको समाज के मुख्य धारा में लाना। अनुसूचित जनजाति समाज है, उनको समाज की मुख्य धारा में लाना, समाज के सभी वर्गों में अवसरों और संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना, उनको आगे बढ़ने के अवसर देना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, ये नियोजित सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। इसलिए सामाजिक कल्याण नियोजित सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख उद्देश्य है। यानी समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम करना, उनका जीवन स्तर पर उठाना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना, उन्हें शिक्षित करना, उन्हें स्वस्थ बनाना, उन्हें अच्छे मानव संसाधन के रूप में तैयार करना, जिससे वो राष्ट्र निर्माण में भी अपना योगदान दे सके। दूसरा है सामाजिक पुनर्निर्माण। हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों की गुलामी के कारण और समाज की अपनी आंतरिक कमजोरियों के कारण, विद्रूपताओं, विसंगतियों के कारण समाज में असंतुलन और विघटन आने लगता है, समाज कमज़ोर होने लगता है, समाज की संस्थाएं कमज़ोर होने लगती है, और अंततः इसका दुष्प्रभाव समाज के सदस्यों पर पड़ता है। इसलिए एक शिक्षित, स्वस्थ और सुविकसित समाज का निर्माण करना भी हमारा एक राष्ट्रीय लक्ष्य था। इसलिए सामाजिक पुनर्निर्माण भी नियोजित सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तीसरा जो नियोजित सामाजिक परिवर्तन का उद्देश्य है वो सामाजिक स्थायित्व, सोशल स्टेबिलिटी। यानी समाज में अस्थिरता नहीं हो, समाज संगठित और व्यवस्थित ढंग से काम करे, समाज के सभी सदस्य समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान दें, उनका उचित समाजीकरण हो, और जिनका नकारात्मक समाजीकरण हो चुका है उनका उचित पुनर्सामाजीकरण सुनिश्चित किया जाए, समाज की समस्याओं का समाधान किया जाए, सामाजिक बुराइयों का निराकरण किया जाए। इस तरह समाज को सुदृढ़ और सुविकसित बनाने की दिशा में अग्रसर किया जाए, समाज प्रगति कर सके, आगे बढ़ सके, विकसित बन सके। तो इसके लिए सामाजिक स्थायित्व बहुत ज़रूरी है, और वह भी नियोजित सामाजिक परिवर्तन का एक उद्देश्य है। और चौथा जो इसका उद्देश्य है वह है मानव व्यक्तित्व का संवर्धन। यानी कि
एक बेहतर समाज वह होता है जो व्यक्ति को आत्म विकास के अवसर उपलब्ध कराता है, उसे समान अवसर मिलते हैं, आगे बढ़ने की सब सुविधाएं मिलती है, तो उसके जो प्रतिभा है, जो काबिलियत है, योग्यता है, वह निखरती है और वो समाज के काम में आती है। तो मानव व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित करना भी नियोजित सामाजिक परिवर्तन का उद्देश्य है, जिससे जिस व्यक्ति में जो काबिलियत है, गुण है, योग्यता है, प्रतिभा है, उसे निखरने का अवसर दिया जाए, उसे एक बेहतर मानव संसाधन के रूप में तैयार किया जाए, जिससे वो राष्ट्र और संपूर्ण मानवता के लिए अपना योगदान दे सके। तो ये भी नियोजित सामाजिक परिवर्तन का एक उद्देश्य है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये नियोजित सामाजिक परिवर्तन के मुख्य उद्देश्य हैं, जिनको प्राप्त करना हमने अपनी राष्ट्रीय नीति में एक लक्ष्य रखा है। तो यह सामाजिक नियोजित सामाजिक परिवर्तन के बारे में एक अवधारणात्मक परिचय है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। जहाँ तक बात सामाजिक विकास की है, तो गुन्नार मिल्डर ने ये कहा है कि अपने पुस्तक एशियन ड्रामा में कि जो नियोजित सामाजिक परिवर्तन है, इसका उद्देश्य एक नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना है। और उनका ये कहना है कि सामाजिक विकास को अगर हम डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, तो सामाजिक विकास से तात्पर्य ये है कि वांछनीय दिशा में नियोजित सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास करना, साथ ही सामाजिक व्यवस्था में अल्प विकास की जो अवांछनीय अवस्थाएं हैं उनको सुधार करना, और आधुनिकीकरण के जो आदर्श हैं उनको सामाजिक जीवन में उतारना, ये सामाजिक विकास है। यानी सोशल डेवलपमेंट को इस तरह परिभाषित किया गया है कि वांछनीय दिशा में नियोजित सामाजिक परिवर्तन लाना, सामाजिक व्यवस्था में अल्प विकास की अवांछनीय अवस्थाओं को सुधारना और आधुनिकीकरण के आदर्शों को अपनाना, ये सामाजिक विकास है। और सामाजिक नीति वो सामाजिक परिवर्तन एवं नियंत्रण की दिशा के प्रति स्थायी और एक सुसंगत दृष्टिकोण होता है, जो इनके लक्ष्यों और साधनों से संबंधित होता है और ये परिवर्तन की दिशा को निर्धारित करती है। यानी कि सामाजिक नीति जो होती है वो सामाजिक परिवर्तन एवं नियंत्रण की दिशा के प्रति एक स्थायी और एक सुसंगत दृष्टिकोण है, जो इसके लक्ष्य और साधनों से संबंधित होता है। ये परिवर्तन की दिशा तय करती है। और हमारे लिए भारतीय समाज के संदर्भ में जब बात करते हैं, तो हमारे लिए सामाजिक नीति, सामाजिक विकास के निर्धारण का जो मुख्य स्रोत है वह हमारे देश का संविधान, कानून, परंपरा और राष्ट्र निर्माण की जो भावना है वह है। तो भारतीय संदर्भ में हम अगर हम देखते हैं, तो सामाजिक नीति का उद्देश्य यहाँ विकास के अनुकूल एक नई सामाजिक व्यवस्था और जीवन मूल्यों को स्थापित करना है, राष्ट्र निर्माण करना है और लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को गति देना है। ये भारतीय संदर्भ में सामाजिक नीति और सामाजिक विकास के लक्ष्य हैं, जिनको हमें प्राप्त करना है, उस दिशा में अग्रसर है। भारत ने इस लोकतांत्रिक समाजवाद को मॉडल को इसलिए अपनाया है, गुन्नार मिडल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में जिसका जिक्र किया है कि भारत में जो नियोजित सामाजिक परिवर्तन का मॉडल है वो लोकतांत्रिक समाजवाद का है, जिसके माध्यम से भारत सामाजिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। वो इसलिए अपनाया कि भारत एक संवैधानिक रूप से एक लोक कल्याणकारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत एक लोक कल्याणकारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसलिए हमने लोकतांत्रिक समाजवाद के मॉडल को अपनाया है। डियर स्टूडेंट्स, ये तो चर्चा हुई नियोजित सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नीति और सामाजिक विकास की, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मैंने ये भी बताया आपको भाई नियोजित सामाजिक परिवर्तन क्या है और नियोजित सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य क्या हैं और आखिर नियोजित सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य क्या है। रॉबर्ट के मार्टन ने यहाँ नियोजित सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात कही है अपनी पुस्तक सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में। रॉबर्ट के मार्टन अमेरिका के समाजशास्त्री हैं, आधुनिक समाजशास्त्री हैं, कई समाजशास्त्री सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। प्रकार्यवाद का जो उच्चतर समाजशास्त्री सिद्धांत है उसके भी ये प्रमुख विचार समाज वैज्ञानिकों में माने जाते हैं। रॉबर्ट के मार्टन ने अपनी पुस्तक सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में कहा है कि सामाजिक योजना का ठोस आधार
समाज की यथार्थ कार्य प्रणाली का ज्ञान है। कोरा आदर्शवाद न केवल निष्प्रभावी होता है वरन हानिप्रद भी होता है। यानी कि रॉबर्ट के मर्टन का कहना है कि समाज शास्त्र है जो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, समाज के यथार्थ कार्य प्रणाली के ज्ञान के आधार पर ही सामाजिक योजना बनाई जा सकती है। अदरवाइज अन्यथा कोरा आदर्शवाद न केवल निष्प्रभावी होता है बल्कि कभी कभी समाज के लिए हानिकारक भी सिद्ध होता है, क्योंकि हम ऐसे लक्ष्य तय कर लेते हैं जिनको हम प्राप्त ही नहीं कर सकते। तो हम किसी भी लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते हैं और अंततः इस चीज़ का नुकसान होता है। तो ये रॉबर्ट के मर्टन का सामाजिक नियोजन के बारे में अपना अनुभव था जो उन्होंने शेयर किया, उन्होंने बताया, अपने अध्ययन का एक निष्कर्ष था उनका। और सामाजिक नीति और सामाजिक विकास के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि सामाजिक विकास को किस तरह परिभाषित किया गया है और आखिर इसका लक्ष्य क्या है। अब मैं चर्चा करते हैं कि भारत में जो नियोजित सामाजिक परिवर्तन है वो लाकर हम किस तरह की नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। आखिर हमने तय किया है कि सामाजिक नीति है वो हमें परिवर्तन की दिशा तय बताती है, क्योंकि सामाजिक जो नीति है वो सामाजिक परिवर्तन या नियंत्रण की दिशा के प्रति एक स्थायी और सुसंगत दृष्टिकोण है जिसके लक्ष्य और साधनों से संबंधित होता है। ये परिवर्तन की दिशा निर्धारित करती है और उस दिशा के अनुसार योजना बनाकर समाज में परिवर्तन लाया जाता है, उसे नियोजित सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। और उसका लक्ष्य सामाजिक विकास है। और सामाजिक विकास क्या है? सामाजिक विकास का तात्पर्य यह है कि समाज में वांछनीय दिशा में नियोजित सामाजिक परिवर्तन लाना तथा सामाजिक व्यवस्था में अल्प विकास की अवांछनीय अवस्थाओं को सुधारना और आधुनिकीकरण के आदर्शों को अपनाना, ये सामाजिक विकास है। इसमें आर्थिक विकास और लोक कल्याण दोनों बातें निहित है। तो सामाजिक विकास एक व्यापक अवधारणा है। तो सामाजिक नीति और सामाजिक परिवर्तन का जो अंतिम लक्ष्य है वो सामाजिक विकास है। लेकिन इस सामाजिक विकास के आधार पर हम किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं, किस तरह का सोशल ऑर्डर चाहते हैं, तो समाज वैज्ञानिकों ने इस पर प्रकाश डाला है। और भारतीय संदर्भ में जहाँ तक बात है तो भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन यानी कि जो लोक कल्याण कार्यक्रम है, नीतियाँ हैं, योजनाएं हैं, विशेष रूप से पंचवर्षीय योजनाएं हैं, तो उनके आधार पर हम नियोजित सामाजिक परिवर्तन लाकर जो नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं वो कौन सी है, तो वो उसका जिक्र करते हैं हम। वो जो नई सामाजिक व्यवस्था है, न्यू सोशल ऑर्डर है, जिसको हम नियोजित सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से स्थापित करना चाहते हैं, वह है 10 बिंदुओं के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ। भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन का जो सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह एक सुसंगत सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना, एक हार्मोनियस सोशल ऑर्डर स्थापित करना जिसमें समाज के सभी वर्ग, सभी समूह, सभी समुदाय मिलजुल कर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, परस्पर सहयोग और परस्पर सम्मान की भावना से रहते हों। ऐसी जो व्यवस्था होती है उसको एक सुसंगत सामाजिक व्यवस्था बोलते हैं, जिसमें धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर तनाव, संघर्ष, भेदभाव और अविश्वास का कोई स्थान नहीं होता। तो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन का उद्देश्य है। दूसरा है गतिशील सामाजिक व्यवस्था, यानी एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें लोगों को अपने प्रतिभा, योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, जहाँ जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता हो, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता हो, क्षेत्र और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होता हो, सभी को एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में मानकर, एक भारतीय नागरिक मानकर उनको राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाने का, समाज के उत्थान में भूमिका निभाने का अवसर दिया जाता हो, आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता हो, उस व्यवस्था को हम गतिशील सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। तीसरा जो है बिंदु है जो नई सामाजिक व्यवस्था का, जो नियोजित सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से हम भारत में स्थापित करना चाहते हैं, वह सामाजिक व्यवस्था में तकनीक की भूमिका। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि दुनिया की जो भी विकसित देश हैं, पश्चिम के देश हैं, उन सब ने ज्ञान विज्ञान में बहुत तरक्की की है। आज का समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समय है, और जो देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी में काफ़ी आगे हैं वो उनकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत है और वो दूसरे देशों की तुलना में ज़्यादा विकसित है, अपने नागरिकों को ज़्यादा बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं, उनका जीवन स्तर अच्छा है, जीवन की गुणवत्ता बहुत अच्छी है।
तो वो अपनी समस्याओं के समाधान बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं। तो सामाजिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हमें तकनीक से दूर नहीं जाना है। सामाजिक व्यवस्था में तकनीक की पर्याप्त भूमिका सुनिश्चित करनी है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, लक्ष्य है, नई सामाजिक व्यवस्था की रूपरेखा का एक बिंदु है। जो चौथा बिंदु है नई सामाजिक व्यवस्था, वो है उच्च जीवन स्तर, यानी सभी नागरिकों का जीवन स्तर है बहुत उच्च हो, उन्हें बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलें, बेहतर वातावरण मिले, बेहतर रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी, इस तरह की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनके मानवाधिकार हैं वो सुनिश्चित हों, यह तात्पर्य है उच्च जीवन स्तर का। पांचवा बिंदु है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस तरह की नहीं होनी चाहिए जिसमें केवल निजी क्षेत्र का प्रभुत्व हो या जिसमें केवल सरकारी क्षेत्र का प्रभुत्व हो, यानी इस तरह की अर्थव्यवस्था हो जिसमें निजी क्षेत्र को भी आगे बढ़ने का अवसर मिले और सार्वजनिक क्षेत्र का भी अस्तित्व हो और निगरानी हो नियंत्रण हो और एक न्यायपूर्ण सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का अस्तित्व हो, जिससे जो देश के महत्वपूर्ण संसाधन हैं उन पर नियंत्रण भी सरकार का बना रहे और निजी क्षेत्र के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर भी सबको मिलता रहे, पर्याप्त प्रतिस्पर्धा भी हो, नागरिकों को उपभोक्ता के रूप में अच्छी गुणवत्ता की चीज़ें उपलब्ध हो। तो ऐसी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही सुनिश्चित हो सकती है। तो यह एक पांचवा बिंदु है जो नई सामाजिक व्यवस्था हम चाहते हैं। जो छठे नंबर का बिंदु है वह सर्वांगीण विकास, इसका तात्पर्य है ऑलराउंड डेवलपमेंट, यानी किसी भी देश को विकसित बनने के लिए, किसी भी समाज को सुदृढ़ बनने के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए नागरिकों के साथ साथ समाज के जो विभिन्न घटक हैं उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना जरूरी है। ये नहीं कि हम केवल शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ पा रहे हैं, स्वास्थ्य को विकसित कर रहे हैं, ज्ञान विज्ञान को विकसित कर रहे हैं, तो सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास हो, समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर मिले, राष्ट्र निर्माण में समाज के विकास में सभी वर्गों की भागीदारी हो, यह सर्वांगीण विकास के माध्यम से सुनिश्चित हो सकता है। सातवां बिंदु है समाज में निर्णय लेने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया। हम जानते हैं भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था संचालित हो रही है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन से नगर पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकायों के माध्यम से स्थानीय स्वशासन भी सुनिश्चित किया गया है, जनता की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है, जनता को शासन में जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया इस तरह हो जिसमें सभी की भागीदारी हो, सबकी राय शामिल की जाए, सबको साथ लेकर चला जाए, सबको विश्वास में लेकर चला जाए। तो इस तरह की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वह सुनिश्चित करना भी नियोजित सामाजिक व्यवस्था, नियोजित सामाजिक परिवर्तन की जो हमारी रूपरेखा है उसका एक लक्ष्य है, एक बिंदु है इसका। और आठवां बिंदु है संसाधन अवसरों का समान वितरण। देश के संतुलित और समग्र और भागीदारी पूर्ण विकास तभी संभव है जब संसाधनों अवसरों का समान वितरण हो। ये नहीं किसी एक राज्य में ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं। देश के सभी राज्यों में उद्योग धंधों को स्थापित करने का अवसर मिले, रोजगार के अवसर मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह संतुलित रूप से विकसित हो, अवसर भी सबको समान रूप से मिले, तभी हम समाज का संतुलित और समग्र विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ इसी को ही कहते हैं हम। तो संसाधन अवसरों का समान वितरण भी एक नई सामाजिक व्यवस्था की रूपरेखा का बिंदु है। नौवां बिंदु है एक पूर्ण संपन्न सरकार। इन सरकार इतनी सक्षम और योग्य होनी चाहिए कि वो आम जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, बेहतर ढंग से शासन संचालित कर सके, संसाधन संपन्न हो, संसाधनों की कमी के आधार पर विकास और योजनाओं को रोका नहीं जाए। तो पूर्ण साधन संपन्न सरकार सुनिश्चित करना भी नियोजित सामाजिक परिवर्तन का एक लक्ष्य है। और 10वां बिंदु है लोक कल्याणकारी राज्य, यानी कि भारत के जो संविधान है उसमें भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य माना गया है, जिसका तात्पर्य ये है कि
भारत की जो शासन व्यवस्था है, उसका ये दायित्व है कि वो आम जनता नागरिकों के लोक कल्याण के लिए अपने दायित्व का निर्वहन निष्ठापूर्वक करे, यानी कि समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करे। जो पिछड़े हैं, दलित हैं, संसाधन से वंचित हैं, उनको विशेष सुविधाएं देकर समाज की मुख्य धारा में शामिल करें, राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान सुनिश्चित करने का प्रयास करें, और जिन वर्गों को सहयोग की आवश्यकता है उनको सहयोग दे। तो इस तरह अपनी कल्याणकारी भूमिका राज्य की है और वो राज्य वो निभाए। तो एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित करना सरकार और शासन को, यह भी एक जो पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित जो नियोजित सामाजिक परिवर्तन है उसका एक लक्ष्य है कि हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, हमारी जो शासन व्यवस्था है वो लोक कल्याणकारी राज्य का जो संवैधानिक आदर्श है, जिसमें संविधान में भारत को लोक कल्याणकारी राज्य माना गया है, वह अपनी इस भूमिका को ईमानदारीपूर्वक निष्ठापूर्वक निभाए, यथार्थ में वो लोक कल्याणकारी भूमिका दिखे। यह भी नई सामाजिक व्यवस्था की रूपरेखा का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ये नियोजित सामाजिक परिवर्तन के हमारे लक्ष्य हैं जिनको हम स्थापित करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। भारतीय संदर्भ में ये 10 बिंदु हैं जो भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर आधारित एक नई सामाजिक व्यवस्था जिसको हम स्थापित करना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, उसके ये बिंदु हैं। तो ये आज का जो टॉपिक है उसका सार है कि नियोजित परिवर्तन क्या है, नियोजित परिवर्तन के उद्देश्य क्या है, और नियोजित परिवर्तन और सामाजिक नीति और सामाजिक विकास में क्या संबंध है, और इस नियोजित सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से जो सामाजिक विकास हम सुनिश्चित करना चाहते हैं, उस सामाजिक विकास के माध्यम से हम किस तरह की नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, उसके 10 बिंदु मैंने आपके सामने संक्षिप्त और सारगर्भित रूप में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि आपने इस टॉपिक को अच्छे ढंग से समझा है, और इससे संबंधित कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने टेक्स्ट बुक से भी पढ़ें, साथ ही लिखने का अभ्यास भी करें, और पिछले सालों में जो पेपर आए हैं उनको भी ध्यान में रखें, और नियमित रूप से टॉपिक वाइज जो वीडियो पीपीटी बेस्ड वीडियो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं उनको ध्यान से देखें, सुने, समझें। धन्यवाद।